आप सुन रहे हैं गौरापन शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कालिंदी। आज सुनिए कालिंदी का भाग 3। थोड़ी देर की मनहूस चुप्पी को फिर स्वयं एल्फी ने ही तोड़ा। विक्टोरिया ने मुझे डिच कर दिया देवी। तुझे विलियम की याद है ना? विलियम पॉल, हेडमास्टर का बेटा जो सीटी बजाता था। वही विलियम ना, जो हीरा डुगरी में रहता था, ग्रेसी विला के पीछे जिसका लाल छत वाला बंगला था, मेलविल लॉज। हाँ हाँ वही। तुझे तो पता है कैसी गजब की सीटी बजाता था विलियम। हर गाने की धुन ज्यों की त्यों उतार देता था। एडम्स स्कूल की सारी लड़कियों को वो पाइट पाइपर सा खींच ले जाता था। हाँ देवी, विक्टोरिया को भी उसी ने खींच लिया। दोनों ने विवाह कर लिया। फिर वो फौज में भर्ती हो गया। नौशेरा है ना, पेशावर के पास, वहीं बदली हुई। फैमिली स्टेशन मिला तो विक्टोरिया को भी ले गया। सुना बेहद शराब पीने लगा था और विक्टोरिया को ढोल दमामे सा पीटने भी लगा था। फिर उसे टीबी हो गया और मायके पटक गया। मैं बराबर उससे मिलने जाता। डॉक्टरों ने कहा भुवाली ले जाने पर शायद बच जाए। उसके माँ बाप उसे भुवाली भेजते या उसके 8 भाई बहनों को पालते। मैं ही अपना घर द्वार बेच उसे भुवाली ले गया। मेरे मम्मी पापा तो दोनों ही मर खप चुके थे। एलसी पादरी के बेटे से शादी कर पहली जचगी में ही चल बसी थी। मेरा था ही कौन? एल्फी फिर उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जैसे अपने प्रिय मित्र के निकट से घिसटता चला जा रहा हो। जहाँ एलसी थी, विक्टोरिया थी, मम्मी पापा थे। उसके बाद मैं कृष्णनगर चला गया। वो खिड़की से बाहर हो रिक्त दृष्टि से देखता चला गया। वहाँ फादर डिसूजा ने बुला लिया था। कुछ दिनों वहीं के कुष्ठाश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा की, पर वहाँ भी शांति नहीं मिली। फिर वहीं बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा सिरोसिस है। शरीर पर कैसा कैसा जुल्म तो किया था मैंने। जब शराब नहीं जुटी तो पेट्रोल से काम चलाया, फिर स्पिरिट और फिर छिपकली। कीड़े मकोड़ों से बनी शराब एक बार तो अंधा होते होते बचा। और अब भी पीते हो क्या? देवेंद्र ने पूछा तो मित्र की म्लान हंसी देवेंद्र का कलेजा मरोड़ गई। अब क्या पीऊँगा यार, खाने को 1 जून की रोटी तो मैसर होती नहीं। पर तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने शराब पीना शुरू कब किया और क्यों। क्या पूछूं एल्फी, तुम्हारी दशा देख तो रहा हूँ। मैं ही उसे भुवाली सेनिटोरियम ले गया। घिस घिस कर एकदम बच्ची सी बन गई थी। गोदी में उठाकर ले गया था उसे, पर वहाँ 10 दिन ही रह पाई। मरने से पहले पूरे होश में थी। कहने लगी, एल्फी मेरे बदन में चींटियाँ चल रही हैं, मुझे अपनी गोद में लिटा दे। तुझे मैंने बहुत दुख दिया है एल्फी। मेरी छाती में मुँह छिपाकर वो जैसे मौत से भाग रही थी। ला अपना चेहरा जरा नीचे झुका, मैं तेरा माथा चूम लूँ। तू आदमी नहीं फरिश्ता है एल्फी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मैंने झुककर उसे उठाया और एक खून की कैक के साथ उसने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। शी वेंट अवे विदाउट किसिंग मी। गुड बाय देवी। देवेंद्र ने उसे हल्द्वानी जाने से बहुत रोका। तुम हमेशा मेरे पास रह सकोगे एल्फी? नहीं देवेंद्र, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, पर मैं इस उम्र में अब किसी का बोझ नहीं बनूंगा। दूसरा मित्र वसंत भी एक दिन अचानक ही मिल गया था। वसंत की आर्थिक अवस्था एल्फी की सी विपन्न नहीं थी, किंतु मानसिक अशांति ने उसे भी असमय ही वार्धक्य की देहरी पर खड़ा कर दिया था। पत्नी को 2 वर्ष पहले वक्षाघात के जबरदस्त धक्के ने पंगु बना दिया था। ना वो उठ बैठ सकती थी, ना बोल ही पाती थी। घर में देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इसी से वसंत घर की ही परिधि में बंधा रहता था। एक ही पुत्र था। वो स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका गया तो वहीं फंस गया। विदेशनी बहू ने उसे एक बार स्वदेश आने की अनुमति दी थी। यहाँ तक कि वो वृद्ध जनक जननी से मिलाने अपने दोनों पुत्रों को भी नहीं लाया। स्वयं वसंत ने भी कभी पुत्र से उन्हें लाने का अनुरोध नहीं किया। पहाड़ी भाषा में कुछ ऐसे विलक्षण शब्द हैं जो मनुष्य की स्वभावगत दुर्बलताओं को उच्चारित होते ही सटीक अंकित कर देते हैं। पहाड़ी शब्द केकड़ भी एक ऐसा ही बोलता चालता शब्द है। केकड़ अर्थात ऐंठ। पर उस ऐंठपन में भी आत्मसम्मान का जो पक्का रंग चढ़ा रहता है, उसकी जैसी सहज व्याख्या ये छोटा सा शब्द कर जाता है, वैसी व्याख्या कर पाना अन्य किसी भाषा की सामर्थ्य से बाहर है। वो केकड़ है।
कहते ही उस व्यक्ति का पूरा चित्र सामने आ जाता है। वसंत को भी उसकी बिरादरी इसी अलंकरण से अलंकृत किया करती थी। अपनी व्यथा, उपालंब, आक्रोश वो कभी जबान पर नहीं लाता। पुत्र एक बार आया, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी वो अपनी केकड़ी में ऐठा ही रहा। पत्नी की बीमारी की सूचना वसंत ने उसे अवश्य दी थी, पर उसने कोई पत्र नहीं लिखा। हाँ, किसी मित्र के हाथ कुछ विदेशी टॉनिक, चॉकलेट, एक स्टीम की इस्त्री, पिता के लिए एक इलेक्ट्रिक शेवर और माँ के लिए बड़ी सी मिक्सी भेज मात्र पितृ ऋण से उऋण हो गया था। प्रत्येक नवीन वर्ष के आगमन पर वसंत के दोनों पौत्र कार्ड भेजना नहीं भूलते थे। एक बार तो एक ऐसा कार्ड भेजा जिसे खोलते ही बाजा बजने लगा था। रुग्ण दादी के लिए ग्रैनी गेट वेल सून या यू आर द बेस्ट ग्रैनी जैसे वाचाल कार्ड भी इधर कई बार आए थे। क्या बताएं यार देवी, वसंत ने बड़े व्यंग से हंसकर कहा। लगता है माँ बाप के प्रति सारा प्रेम अब हमारी कठुआ औलाद इन्हीं कार्डों में भर सालाना भेज माँ बाप के प्रति अपने फर्ज कर्ज से एक साथ छुट्टी पा लेती है और फिर साल भर तक सांस नहीं लेती। तुम भी तो एक बार कहीं घूम क्यों नहीं आते यार, देवेंद्र ने कहा तो वो फिर अपनी फकीरी हंसी हंसा। इसे कहाँ छोड़ूं, किसके भरोसे? तू भूल जाता है देवी, मैं पति हूँ, बेटा नहीं। 50 साल पहले इस बुढ़िया का अंगूठा पकड़ा था, अब इस बुढ़ौती में इस लाचार बुढ़िया को छोड़ घूमने चला जाऊं? ना ये करवट बदल सकती है, ना अपना उघड़ा बदन ही ढक सकती है। इतनी हैसियत है नहीं कि एक दिन रात की नर्स धर लूं। इसी से बुढ़िया को घर पर ही रख सेवा करता रहता हूँ। पलंग की मूंज बीच से काट नीचे चिलमची धर दी है, पड़े पड़े ही फारिग हो लेती है और मैं उठाकर बाहर फेंक आता हूँ। अब तू ही बता कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। देवेंद्र ही बीच बीच में फल मिठाई लेकर मित्र से मिलने चला जाता, पर भिनभिनाती मक्खियों और एक असह्य दुर्गंध के भभके के मारे वहाँ 10 मिनट भी बैठ पाना दूभर हो उठता। सच ही कहा था दीदी ने, जो अल्मोड़ा उन्हें पहचानता था और जिसे वे पहचानते थे अब कहीं खो गया था। शहर की आत्मा अभी भी थी, किंतु अतीत के यक्ष की भांति निर्वाक, अडिग, अचल वे सड़कें जिन पर तीनों भाई कभी निर्भीक हो तार के पहिए चलाते हवा के वेग से दौड़े जाते थे, अब संकुचित हो स्वयं ही सिकुड़ बित्ते भर की रह गई थीं। विराट काया बसें, ट्रक, सरकारी जीपों की अशेष कतार राहगीरों के चलने के लिए छोटा सा हिस्सा ही छोड़ती थीं। चालक जरा सा भी चूके तो राहगीर का मलीदा बन जाए। वो छोटा था तो दीदी उसे मुंडेर पर बिठा देती। आमा ने कहा है कि देखते रहना, अभी लकड़ियाँ निकलेंगे, मोल तोल कर ऊपर ले आना, एक अठन्नी से ज़्यादा मत बढ़ना। देखते ही देखते सिर पर बांझ की लकड़ियों का अशक्य बोझा 2 भागों में विभक्त कर लकड़ियों का रेला सड़क घेर लेता। गट्ठर के बीच खुशी रहती स्थूल पहाड़ी लौकी या पीली ककड़ी या अनार से मीठे दाड़िमों की पोटली। बैठे बैठे ही वो पेशेवर दलाल की सी बोली लगाता, ले आ ऊपर, चवन्नी दूंगा। नो हो लालजू, लूट है क्या? अच्छा चल, ककड़ी के साथ अठन्नी ले लेना। 8 आने में आधे मन लकड़ी का वो बोझा और साथ में पूरे 4 किलो की ककड़ी, वो भी ऐसी मोटी कि सपेरे का बीन। फिर भी आमा झल्ला कर उसे टपटती, बच्चा देख के ठग लिया रे तूने प्रधान। रहने भी दो आमा, बांझ की लकड़ी है, दूर से भी दिया सलाई दिखाओगे तो दप्प से जल उठेगी। रसोई के ऊपर ही काठ की खपच्चियाँ लगा लकड़ी का वो स्टोर स्वयं बाबू ने बनाया था। फिर वे तीनों भाई स्टूल लगा लकड़ियों का अंबार ऐसे सजाते जैसे हलवाई लड्डुओं के थाल सजाता है। उसी चौके में तीज त्योहार के दिन आमा पकवान बनाने बैठती तो वे तीनों लार टपकाती बिल्ली के से ही चक्कर काटने लगते कि कब पूजा संपन्न हो और नैवेद्य मिले। आमा की चौड़ी स्वस्थ मुष्टिका से बने कुरकुरे सिंगल, गणेश के मोदक, बड़ी बड़ी खस्ता रोट और पंजीरी पकवानों की धृत गुड़ मिश्रित सुगंध पूरे चौके में फैल जाती। तीज त्योहार तो थे ही, श्राद्धों का भी क्या कम आयोजन होता था। बस उस दिन एक ही बात उन्हें अखरती थी, विभिन्न ग्रहों में श्राद्ध संपन्न करने के लिए बहुत पहले से बुक्ड पंडित जी कभी कभी दिन डूबे उनके यहाँ पहुँचते। फिर जब तक पितरों की पातली ना परसी जाए उन्हें खाना मिल भी कैसे सकता था। श्राद्ध के उस मीनू में भी रत्ती भर फेरबदल नहीं किया जा सकता था। 5 दालों के मिश्रण से बनी गाढ़ी दाल चावल, बड़े बड़े
उड़द के बड़े, रायता, चटनी, कद्दू और पंचमेल सब्जी, फिर किरखाजे जिसे पकाने से पूर्व दीदी चावल के प्रत्येक दाने को घर के घृत में नहलाकर विशुद्ध दूध में छोड़ती थीं। फिर बड़ी सी जलभरी परात में चलायमान पिंडों को तीनों भाई विसर्जित करने ले जाते, तब कहीं खाना जुट पाता था। इसके बाद भी उनकी एक और ड्यूटी लगती, तिमिल पत्रों में परसा गया श्राद्ध का प्रसाद घर घर जाकर बांटना होता। आज तीव्र काल प्रवाह में वे समग्र कर्मकांड बहकर न जाने कहाँ खो गए थे। सिटौली और बलढौटी के वे खेल मैदान जो कभी बांके गुरखा खिलाड़ियों के बूटों की ठोकर से धूल इम्लान हो धूल के अंबार में खिलाड़ियों तक को पल भर के लिए अदृश्य कर देते थे, आज वहाँ शमशान का सन्नाटा था। गिरजे की वे घंटियाँ जो अपनी गुरु गंभीर ध्वनि से बांदनी से लेकर सह देवी की चोटियों तक गूंजती चली जाती थीं, आज किसी मरणासन्न रोगी की क्षीण सांसों से ही धीमी पड़ गई थीं। क्या घंटा ही घिस गया था या घंटा बजाने वाला? एक ही बदलाव देखते ही पहचान में आता था। बिजली का जगमगाता प्रकाश अब दूर दूर तक की चोटियों पर दिखने लगा था, बानड़ी, गागर, सैदेवी, मुक्तेश्वर तक। फिर भी उसे लगा था कि पहाड़ के अधिकांश दृश्यों के बल्ब एक साथ फ्यूज हो गए हैं। जिन गिरी कंदराओं से पहाड़ी लोकगीतों की मनमोहक स्वर लहरी गूंजती थी, उन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले के कंठ का सुधा वर्षण कब का पराजित कर चुका था। जनखे किसी चाल ढाल और जनानी सूरत वाला वो प्रसिद्ध लोक गायक भवानी लाल शाह न जाने कब का मर खप चुका था। वो भी कभी देवेंद्र का सहपाठी था, गणित में नित्य गोला ही लाता, पर कंठ था गंधर्व किन्नर का सा मीठा, लचीला और सुरीला। सदा अल्मोड़ा के नवीनतम स्कैंडल से गुथे उसके सर्वथा मौलिक गाने स्वरचित ही होते। प्रतिष्ठित व्यक्ति पर भी छींटे कसने से वो बाज नहीं आता था। हाँ, उसके गीतों में सत्य का पुट अवश्य रहता। कहा जाए तो हुमायूं का पहला खोजी संगीतकार कम पत्रकार था। इसी से उसकी लोकप्रियता का अंत नहीं था। हिट परू परेड कर ली, अरे परू चल परेड करने, आंखें मूंद कर वो सुरीला आलाप लेता और कान पर हाथ धरकर फिर वही पंक्ति दोहराता। रानी खेत की मरकट मुखी ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी भी प्रियतमा परू को तब कौन नहीं जानता था। कभी कभी उसकी खोज अश्लीलता की परिधि भी लांघ जाती। देबुली सटपट माम दगड़ी। अपने रिश्ते के भाई से ही जोड़े गए पुत्री के इस प्रणय गीत को सुन उसकी माँ ने लज्जा से स्तब्ध हो स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया था। सुनकर वही रसिक लोक गायक भवानी लाल फिर एक ही रात में भवानी भगत बन गया और गोरिल देवता के जागर गीत गाने लगा था। ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर वो दोनों कानों में उंगली डालकर अपनी लंबी सुरीली लय का विलंबित आलाप लेता तो लगता उसके मधुर आह्वान से रीझ स्वयं गोरिल देव उसके कंठ में बैठ गए हैं। मैं छियूँ मेरा दामी निंदरा भूलियूँ, अरे मेरा दामी मैं छियूँ सेयूँ, झलकिया रया बिस्तर घुंघराल्या चारपाई, अरे मेरा दामी। ढोल की दमदम नगाड़ों की गूंज, मैं आयूँ गाड़न बगी तेरी बंदर पच्चीसी, अरे मेरा दामी तू मैं के फूल सा खिले दे भौरू सा उड़े दे। अर्थात हे मेरे दामी, मतलब दमामा बजाने वाले, मैं तो नींद में डूबा था और झिलमिलाते बिस्तर घुंघरू वाली चारपाई पर सोया था। तूने ढोल की धमक और नगाड़े की गूंज से मुझे बुलाया। मैं नदियों से बहता पहाड़ों से लुढ़कता यहाँ आया हूँ। तू मुझे बाजे बचा नचा कर फूल सा खिला दे और भौरे सा उड़ा दे। किंतु जगरिये का विनिपात तो पहले ही हो चुका था। गुलाबी अतलस की रंग उड़ी कमीज पर सारंगी बांधे साथ की नर्तकी चुलबुली रजुला को ले अल्मोड़ा की गली गली घूमता दराबी किसी चपटी केश पट्टी को छपा छप तेल से बिठा भवानी का वो मित्र ही उसका सर्वनाश कर गया था। वो मैत्री उसे उसको ख्यात रोग का तोहफा दे गई थी, जिसकी लज्जा से तब उसने एक दिन अचार के तेल के साथ अफीम चाट स्वयं मुक्ति पाली। सारंगी बजा उसका वो मित्र नित्य अपनी नक्की आवाज़ में एक ही बासी गाना दोहराता, सुना दे सुना दे सुना दे किसना, तू बांसुरी की तान सुना दे किसना। फिर जब बांसुरी की तान आ के कुछ अक्षर उसकी आ की नक्की गूंज में खो जाते, बीच बीच में उसकी क्लांत सहचरी नाचते नाचते फट से ज़मीन पर बैठ जाती, तो वो सारंगी के गज से उसे खींच कर कहता,
नाच साली नाच। और ऊंचे परों वाली किसी तितली की ही भांति वो बेजान गरीब हाथ पैर हिलाकर फिर नाचने लगती। और तब अल्मोड़ा की हर गली में कितने पागल मत्ते गंदों से घूमते थे। लैला मजनू का जोड़ा, ठिगनी सी चौकोर कद काठी की बदसूरत लैला और लंबा सीकिया देह का स्वामी मजनू, दोनों ही पाताल देवी की किसी खो में रहते थे। फिर उल्टे जटाजूट वाली देवुली पगली, जिसके पीछे मनचले छोकरों की एक लंबी कतार रहती। वो कभी नाचती, कभी गाती और कभी खिलखिलाकर लहंगा उठाकर सर पर धर लेती। बुजुर्ग मुंह फेर लेते और छज्जों पर खड़ा नारी समुदाय उस पर हजार फटकारे बरसाता। और किसी समृद्ध सुनार का लड़का बिजूलाट, जिसकी लार हर वक्त टपकती रहती, सुंदरी लड़कियों को देखकर बौरा जाता। फुटबॉल की मैच के विजेता टीप हिप हिप हुर्रे करते तो अपनी लटपटी जिह्वा से उसी धुन में दोहराता, पिपी टू पिपी टू। अल्मोड़ा का हर विस्मृत भिखारी, गूंगा, हर नाचने गाने वाली की प्रेत छायाएं अब भी जैसे उस जन संकुल चिर परिचित सड़क पर हाथ हिला हिला कर नाचती देवेंद्र को अंगूठा दिखा रही थीं। क्यों रे, बड़ा प्रेम उमड़ा था ना अपनी जन्मभूमि से, पर अब वो और जो भी हो स्वर्गादपि गरियसी नहीं रह गई है देवेंद्र भट्ट। कुछ दिनों तक अन्ना को भी स्मृतियों ने विवल कर दिया था, पर धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या स्वयं ही ऐसी बना ली कि ऊबने की गुंजाइश ही नहीं रही। सुबह वो नहा धोकर चाय बनाती, फिर सुदीर्घ पूजा। कभी दिन में उठने बैठने वाली पूर्व परिचिताएँ आ जातीं, कभी पड़ोस में भागवत सप्ताह होता, कभी कीर्तन और कभी जागरण। फिर उसके असंख्य व्रतों का क्या कोई अंत था? उतनी दूर अकेली पड़ी पुत्री के लिए वो कभी कभी उदास अवश्य हो जाती, तो देवेंद्र उसे पुरानी स्मृतियों के प्रसंग से गुदगुदाने की चेष्टा करता। याद है दीदी, तब अल्मोड़ा की बहुत सी विधवाएं दल बांध पाताल देवी के किसी गुरु के पास नित्य भागवत सुनने जाती थीं और बाबू कहते थे, छोकरों घड़ी मिला लो, 11 बज गए हैं, अल्मोड़े का रांडी क्लब पाताल देवी जा रहा है। अन्नपूर्णा को उस विस्मृत प्रसंग ने गुदगुदा दिया और वो हंसने लगी। तू कुछ भी नहीं भूला रे, बड़ी याद है तुझे। वो स्वयं भी तो कुछ नहीं भूली थी, सब कुछ तो वही था। एक अपना घर ही उसे अनचिन्हा लग रहा था। कभी इस कमरे की छत की बल्लियां थी 40, आज देवी ने छत का नक्शा ही बदल दिया था। गुसलखाने से लगे गुलाबी टाइल्स और गीजर। कभी इस घर के भीतर एक नल भी नहीं था। बाहर चौराहे पे टंकी में लगे नल पर ही पूरा मोहल्ला नहाने जाता था। वहीं टंकी पर कपड़े टांग माघ की कोहेलिका को चीरता ठंड से थरथराते स्नानोद्यत बाबू का स्वर साफ सुनाई देता, विष्णु विष्णु। छोटा नरिया हंसकर कहता, देख देख दीदी, बाबू सिटौल का सा स्नान कर रहे हैं। सिटौल नामक एक पहाड़ी पक्षी जो क्षणिक डुबकी लगा स्नान चटपट संपन्न करने के लिए एक पहाड़ी कहावत ही बन गया है। चुप कर, पढ़ रहा है या यही सब देख रहा है? अन्ना डांटती तो वो बड़ी धृष्टता से हंसकर कहता, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ ना, जोर जोर से विष्णु विष्णु कहकर छींटे ही तो मार रहे हैं, वो भी शरीर पर नहीं टंकी पर। खुद देख लेना दीदी, साफ दिख रहा है, बस हम पर रोज रौब झाड़ते हैं। छोकरों रगड़ रगड़ कर नहाओ, सिर पर पानी डालो। तब कौन कह सकता था कि एक दिन रुद्रदत्त भट्ट के तीनों राजपुत्र कभी जादुई कालीन में बैठकर फुर्र से उड़ जाएंगे। उन अनेक मीठी कड़वी यादों के बीच एक याद अन्ना को रह रहकर भयत्रस्त कर उठती थी। उन दिनों अल्मोड़े में सहसा आ गई एक सिद्ध भैरवी की घर घर चर्चा थी। वो अचानक ही किसी महामारी सी आकर पूरे शहर में छा गई थी। खुले केश, कपाल में चढ़ी लाल लाल आँखें, तीखी नाक और गले में नाना छोटी बड़ी रुद्राक्ष मालाओं का जाल। निरंतर धधकती धुनी के सामीप्य से पद्मासन स्थिता उस भैरवी के कपोल ऐसे आरक्त रहते जैसे रंग लगाया हो। होठों ही होठों में वो किसी मंत्र जाप के बीच सहसा हुंकार उठती, पाताल की नागड़ी मारो, आकाश की नाकड़ी, भुतड़ी चिसड़ी सकड़ी, सैनानी मसानी, सब छल मारण सीखो, भगीना कि सागर की जड़ी जावर की बूटी, कपट की कुंथली, चौबाटों की धूल, चेहानू का कोयला, भगीवाना। उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। कोई कहता उसका संबंध नागवंशी रमोला बंधुओं से है, कोई कहता हिमाच्छादित
पर्वत शिखरों पर विचरण करने वाली परी आचार्यों की वो बहन है और उसने स्वयं गुरु गोरखनाथ से 52 विद्याएं पढ़ी हैं और पुनः अवतार ले अल्मोड़ा पधारी है। फिर तो जहाँ उसका त्रिशूल गढ़ता स्वयं कुबेरी जैसे अपना छत्र लेकर वहाँ जम जाते। किसी चिर दरिद्र ग्रह का दारिद्र्य उस रहस्यमयी भैरवी की उपस्थिति से ही कपूर के धुएं सा विलीयमान हो गया। किसी की डरबी की लॉटरी खुल गई, तीसरे का जन्मांध पुत्र देखने लगा। उस भैरवी को अपने अपने घरों में प्रतिष्ठित करने में लोगों में होड़ सी लग गई। पर भैरवी तो अपनी मर्जी की मालकिन थी, बुलाने से कहीं जाती थी। अल्मोड़ा में उन दिनों ऐसे अनेक सिद्ध थे। एक थे टच पंडित, जिन्हें टच किया उसी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मनुष्य मात्र की ललाट लिपि को डिसाइफर करने में उन्हें कमाल हासिल था। दूसरे थे दुनत्याड़ी। उनका एक पैर जन्म से ही ग्रहणग्रस्त था, इसी से बैसाखी के सहारे वे मचक मचक कर चलते। कहा जाता था कि त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में देवी की अटूट साधना कर वे कर्ण पिशाची सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। सिर पर उलझे बालों का जूड़ा, वट के प्ररोह सी दाढ़ी, लाल आंखें और ललाट पर भस्म का टीका। कन्या के विवाह के दिन घनघोर घटा छा जाए और बिजली की चमक गरज तरज कन्या के माता पिता को आशंकित कर दहला दे कि कहीं ऐन धूल्यर्घ के समय इंद्रदेव पानी बरसा सब बर्बाद न कर दें। पर वे भागकर दुनत्याड़ी के चरण कहते, महाराज तुम ही बचा सकते हो हमें, बूंदें पड़ने लगी हैं। जा। वे धूनी से एक चुटकी भस्म उठाकर दोनों के ललाट में टेक देते। निश्चिंत होकर कन्यादान कर, पानी नहीं बरसेगा। और सचमुच कन्या के विदा होने के बाद ही पानी बरसता। उनकी अलौकिक सिद्धि की तो स्वयं अन्ना भी साक्षणी थी। एक बार उसकी प्रतिवेशनी मंदा रोती हुई उसके पास आई थी। क्या करूँ री अन्ना, मेरी बेटी की लगन तिथि ससुराल वालों ने पक्की कर आज भेजी है। एक ही लड़की है मेरी, पर लगता है कन्यादान का पुण्य नहीं बटोर पाऊंगी। क्यों? बड़े आश्चर्य से उसने पूछा तो रुआसे स्वर में बोली, उसी तिथि में मैं अशुद्ध रहूंगी, छूत की पाल है री। फिर अन्ना ही उसे दुनत्याड़ी के पास ले गई थी और उन्होंने अपनी अर्धोन्मीलित लाल आंखें तरेर कर पूछा, क्या है, लड़के का रिजल्ट निकलने वाला है क्या? नहीं महाराज, मंदा ने रुआसे स्वर में कहा। मर्द रंडियों क्या जाने लगा है क्या? नहीं महाराज। तब क्या है री छोकरी, क्यों सुबह सुबह परेशान करने आ जाती हो तुम लोग? मंदा ने सिर झुका लिया, कैसे कहे अपनी समस्या। फिर अन्ना ने ही धीमे स्वर में कहा, महाराज इसकी एक ही बेटी है, कन्यादान करना है। तो करे ना, किसने पकड़ा है इसका हाथ? महाराज उसी दिन इसके अशुद्ध होने का भय है इसे। ले। उन्होंने आंखें बंद कर न जाने कौन सा सिद्ध मंत्र पढ़ा और भस्म देकर कहा, जा खा जा इसे और एक नहीं 17 बेटियों का कन्यादान कर ले। गजब के सिद्ध थे दुनत्याड़ी। तीसरी थी एक विधवा ब्राह्मणी, जिनकी कुंडली गणना का लोहा अल्मोड़ा के पुरुष ज्योतिषी भी मान चुके थे। फिर वहाँ और भी ऐसे तांत्रिक थे जो अपनी अचूक घात की लॉन्ग रेंज मार से 7 समुद्र पार गए शत्रु को भी परलोक पहुँचा सकते थे। ऐसे ही वर्षों में जमे सिद्धों ने इस भैरवी को देखते ही जिहाद छोड़ दिया था। शराब पीती है, कच्चे मांस का भूख लगाती है, मादरजात नंगी बन कृष्ण चतुर्दशी को बिस्नाथ के मसान में बैठे चिताओं की आग तापती है। एक ना एक दिन ये निश्चय ही अल्मोड़ा के सरल धर्मवीर नागरिकों का काल बनेगी। सब जानते थे कि भैरवी को नित्य प्रचुर मात्रा में आसव चाहिए। देवी की साधिका हूँ, देवी को प्रसन्न करके उन्हें मंदालस बनाकर ही तो उनका आह्वान कर सकती हूँ, वे कहती। और फिर उन्हें अपने गृह में त्रिशूल गाड़कर धुनी रमाने से रोक ही कौन सकता था। यद्यपि रुद्रदत्त भट्ट को ऐसी अघोरी साधना पर रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं थी, किंतु एक दिन जब भैरवी ने स्वयं आकर उनके आंगन में त्रिशूल गाड़ दिया तो वे भी कुछ कह नहीं पाए। माई अब कुछ दिन तेरे ही घर पे भोजन पाएगा रे बामण, उसने कहा तो उस दबंग साक्षात भवानी रूपा भैरवी के सम्मुख रुद्रदत्त भट्ट हाथ बांधे खड़े ही रह गए थे। तब अन्ना की सगाई हो गई थी। अगले महीने आषाढ़ में विवाह तिथि निश्चित हुई थी। क्यों रे बामण, तेरी लड़की की मंगजय मतलब सगाई हो गई ना? भैरवी ने प्रश्न के साथ वहीं पर खड़ी अन्ना को ऐसी तीखी दृष्टि से देखा कि उसे लगा किसी ने उसके नंगे बदन में 2 जलते अंगारे रख दिए हैं। आषाढ़ में इसका ब्याह मत करना रे बामण,
बहुत बहुत दुख पाएगी, सुना नहीं, आषाढ़े दुखिता नारी। जानता हूँ माई, पर इसके ससुराल वाले बड़े ऐबी हैं, कहते हैं आषाढ़ का लगन ही उन्हें ठीक सूझता है। भैरवी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अन्ना के भविष्य की झांकी देख रही हूँ। आंखें खोली तो देखा गहरे सोच में डूबे चिंतित रुद्रदत्त भट्ट खड़े हैं। देख रे बामण, तू पतरा बाँचता है, अपनी बेटी का भाग नहीं बाँच सका। भैरवी का एक दांत गजदंत सा उठा था और इसी उठे दांत के कारण हंसने में उसके अधर बड़ी मोहक तिर्यक भंगिमा में मुड़ जाते थे। द्वार की ओर से अन्ना सब कुछ सुन रही थी। पिता ने शायद ओट में छुपी पुत्री को नहीं देखा, नहीं तो शायद अपना वो प्रश्न नहीं पूछते। आपने क्या देखा है जगदम्बा? कुछ अनर्थ होने वाला हो तो निवारण बता दो माई। वो हंसी। भाग्य में जो लिखा होता है उसका निवारण नहीं होता है रे बामण। तू जन्म कुंडलियों के कितने दुष्ट ग्रहों को साथ पाया है अब तक? सुनना ही चाहता है तो सुन। तेरी इस पुत्री के भाग में सदा कृष्ण पक्ष ही रहेगा, शुक्ल पक्ष कभी आएगा ही नहीं। ऐसा श्राप मत दो माई, तुम्हारी धूनी की एक चुटकी भस्मी तो इसे बचा लेगी। बिना माँ की इस लड़की को मैंने छाती से लगाकर पाला है। बाबू रो ही पड़े थे। कोई भस्म इसे सुख शांति नहीं दे सकती, इसकी चिता भस्म ही इसे सुख शांति देगी, समझा? उसी रात वो फिर त्रिशूल उखाड़ कहीं चली गई थी। अब तक वो शायद षष्ठ पर्व का खेल दिखा रही थी और अब आरंभ हुआ था उसका संहार पर्व। शायद उसका शहर उजाड़ने का पहला पड़ाव भट्ट जी का ही ग्रह बना था। फिर वो जहाँ गई वहीं मेजबान का दुर्भाग्य उसके त्रिशूल के साथ साथ बहुत गहरे तक गड़ गया था। पहले गई महेश्वर पंत के यहाँ, उनका जवान कड़ियल बेटा 2 ही दिन के ज्वर में चल बसा। डॉक्टर ने कहा गर्दन तोड़ है, पर लोगों में दबे स्वरों में कानाफूसी होने लगी। उसी भैरवी ने अपने तंत्र बल से उसकी गर्दन मरोड़ दी है। फिर पहुंची भवानी दत्त पंत के यहाँ। उनकी भली चंगी प्रौढ़ा पत्नी सहसा विक्षिप्त हो पति का चूड़ीदार पाजामा पहन सड़कों पर डोलने लगी। एक बेटा घर से भाग गया, दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेधावी छात्र था। अधूरी पढ़ाई छोड़ वो भी गुमसुम बना अपने कमरे में बंद रहने लगा। किशोरी पुत्री भी उसी भविष्यवाणी को सुनकर ऐसी गुमसुम हो गई है, ये रुद्रदत्त भट्ट समझ गए थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। तूने उस दिन जो सुना वो सब उस अलक्षणी भैरवी की बकवास थी रियनिया। तू अपना जी छोटा ना कर, ऐसी ही सिद्ध होती तो क्या इतने घर बर्बाद करती? पर अन्नपूर्णा के नन्हे हृदय में तो जैसे भैरवी के भविष्यवाणी का भयावह त्रिशूल गड़कर रह गया था। इतने वर्ष बीत जाने पर भी वो उसकी वो बात नहीं भूल पाई थी। कहीं उसकी वही अभिशप्त ललाट लिपि तो उसकी पुत्री के जीवन में अपना इतिहास नहीं दोहरा रही थी। कालिंदी ने अपने लिए एक बरसाती ढूंढ ली थी। माधवी ने बहुत आग्रह किया था कि वो उसके साथ रहे। एक ही कमरे का बेडरूम क्यों ना हो, 2 पलंगें तो वहाँ आ ही सकती थीं। नहीं माधवी, मैं जानती हूँ कि यहाँ एक पलंग और पड़ने वाली है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अभी तो सिर छिपाने की जगह मिल रही है, हो सकता है फिर ये भी ना जुटे। माधवी उससे नाराज भी हो गई थी, किंतु कालिंदी जानती थी कि यद्यपि माधवी के कट्टर कैथोलिक परिवार ने उसके हिंदू सहपाठी के साथ विवाहबद्ध होने में घोर आपत्ति की है और एक ऐसी शर्त रख दी है जो माधवी के भावी सहचर को कदापि मान्य नहीं होगी। वो शर्त थी कि विवाह पूर्व हिंदू पात्र गिरजाघर जाकर स्वयं विधिवत कैथोलिक धर्म ग्रहण करे। माधवी फिर भी अपने निश्चय पर अडिग खड़ी थी। वो विवाह करेगी तो डॉक्टर शर्मा से, अन्यथा आजन्म कुंवारी रहेगी। यद्यपि अखिलेश शर्मा कालिंदी को कभी प्रभावित नहीं कर पाया, माधवी जैसी गंभीर सुलझे स्वभाव की लड़की उसके भ्रामक व्यक्तित्व के छलावे में कैसे आ गई, यही वो समझ नहीं पा रही थी। अखिलेश का नारी साहचर्य लोलुप चित्त भ्रमर कभी एक ही पुष्प पर नहीं मंडरा पाएगा। कई बार वो उसे अपनी कई सहपाठिनों के इर्द गिर्द मंडराता देख चुकी थी। माधवी ने न देखा हो ऐसा भी नहीं हो सकता था। फिर भी वो अपने उस प्रमदा प्रिय प्रणयी को नाना उपहारों से लाद पूर्ण वश में कर चुकने का दावा करती थी। उसके माता पिता प्रगतिशील विचारों के थे। स्वयं उन्होंने प्रेम विवाह किया था। माधवी को छोड़ उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों ने अमेरिका की सिटीजनशिप ले वहीं विवाह कर लिया था। किंतु जहाँ तक उनके धर्म का प्रश्न था, वो किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे।
वहीं पर अखिलेश के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु पुत्र को स्वधर्म त्यागने की अनुमति उन्होंने भी नहीं दी। अखिलेश की माँ ने थोड़ी बहुत आपत्ति की थी। उन्होंने अपने गोरे उजले पुत्र के लिए सुंदरी गोरी बहू के सपने देखे थे। माधवी सांवली ही नहीं, काली थी। यद्यपि उसके केरल के विशुद्ध नारियल तेल से सिंचे एड़ी चुंबी बाल और कटी कटी कर्ण चुंबी आंखों में अपना अनोखा ही आकर्षण था। हंसने पर काले बादलों के बीच चमकती विद्युत छटा सी दंत पंक्ति उसका पूरा चेहरा उद्भासित कर उठती। पहनने ओढ़ने में उसकी रुचि अद्वितीय थी। साड़ियों के रंग, असली जरी की किनारियाँ, भारी भारी कांजीवरम पट्टाम्बर परिधानों की छटा उसके व्यक्तित्व को ऐसे संवार कर प्रस्तुत करती कि लगता चलने फिरने उठने बैठने में लड़की मॉडलिंग ही कर रही है। कभी भारी आंचल को सीधा आड़ा कर, कभी माथे पर घूंघट सा बना लजीली हंसी का अंगराग बिखरा वो भावी सास को भी मना ले गई। अखिलेश के पिता पुत्र की भांति दूरदर्शी थे। उन्हीं ने फिर पत्नी को समझाया, देखो मीना, यह युग सुंदरी बहू पसंद करने का नहीं है। अब बाप के बैंक का सौंदर्य देख लड़की पसंद करते हैं समझदार माँ बाप, समझी? मात्र सत्ता का परिवार है। चाय के सोना उगलने वाले बगीचे, बड़ी बड़ी कोठियाँ, एक त्रिवेंद्रम में है, दूसरी कोचीन में, तीसरी ऊटी में। एक ही बेटी, आखिर कितने दिन बेटी की ममता त्याग पाएंगे? मिलेगा तो सब हमारे अखिल को ही। यकीन मानो मीना, अब हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा जब एक दूसरे के नैन नक्श रंग रूप देखकर हम रिश्ते थे। यहाँ सूरत नहीं देखी जाती, लड़की के बाप की मूरत देखी जाती है। दोनों सखियां गले में आला लटका, डॉक्टरी लबादे की ढीली जेबों में हाथ डाल साथ साथ चलती तो मनचले सहपाठी फप्तियां कसते। देख देख, रात दिन एक साथ चले जा रहे हैं। कालिंदी आग्नेय दृष्टि से उन्हें भस्म कर कुछ कहने को उद्यत होती तो माधवी उसका हाथ दबा फप्तियां कसने वाले दुस्साहसी सहपाठियों की ओर अपनी मीठी मुस्कान उछाल देती। दोनों में यही अंतर था। माधवी के लिए पुरुष मित्र थे, कालिंदी के लिए शत्रु। अपने रिश्ते की व्यर्थता के बाद उसे पुरुष मात्र से घृणा हो गई थी। इसी बीच अचानक घट गई एक दुर्घटना ने उसे और भी पुरुष द्रोही बना दिया था। 3 दिन की छुट्टियां सहसा परिवार के औदार्य से 4 दिन की बन गईं तो माधवी उसे अपने साथ खींच ले गई थी। वो पहाड़ जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मामा कई बार लिख चुके थे, एक बार अपने नए घर की काया पलट तो देख जा, क्या आला मौसम है यहाँ, तुझे कौसानी दिखा लाऊंगा। एक बार देख लेगी तो दिल्ली भी भूल जाएगी। पर माधवी हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। नहीं, तुझे पहाड़ वहाड़ नहीं जाना होगा। 2 दिन आने जाने में लग जाएंगे और 2 दिनों में तू कौन सा पहाड़ घूम लेगी। इससे तो गर्मियों में जाना। मुझे भी तब कोचीन जाकर अपने मूर्ख मम्मी डैडी को समझा बुझा अंतिम गुड बाय करनी है। चल अभी मेरे साथ, एक साथ घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, मुझे अपना भी तो जुटाना है। 3 दिन देखते देखते बीत गए थे। इतवार को माधवी सुबह नहा धोकर गिरजाघर जाती थी। नाश्ता लौट कर करेंगे कालिंदी, तब तक तू नहा धोकर तैयार हो जाना, फिर कहीं बाहर खाने वाने चलेंगे, है ना? ठीक है। नहा धोकर उसने माधवी की ही एक साड़ी पहन ली थी। माधवी ने उसे अपनी साड़ियाँ लाने ही कहाँ दी थी। मेरी इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, तू कुछ मत ले चल। और फिर जाते जाते कह गई थी, कोई सी भी साड़ी निकाल कर पहन लेना। सामने ही लटकी सफ़ेद वेंकटगिरी ही उसने निकाल कर पहन ली थी। हल्की पीली बूटियाँ, वैसा ही पीला बॉर्डर और अंगुली भर की आकर्षक कन्नी। बाल अभी गीले ही थे। उन्हें अंगुलियों से सुलझाती वो बालकनी पर खड़ी सुखा रही थी कि देखा सामने से अखिलेश आ रहा है। उसे खड़ी देख वो वहीं से हाथ हिलाकर हंसा। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब आई? माधवी नहीं है क्या? कालिंदी ने हंसकर कहा, माधवी गिरजाघर गई है, तुम ऊपर आओ ना अखिल, वो आती ही होगी। फिर वो द्वार खोलने मुड़ी। अखिल मुस्कुराता खड़ा था। लाल रंग की टी शर्ट में उसका खिला चटक गोरा रंग और भी गोरा लग रहा था। आंखों में धूप का चश्मा और होठों पर दुष्टतापूर्ण स्मित। वाह, गजब लग रही हो डॉक्टर पंत, बैठने को नहीं कहोगी? अरे बैठो ना, मैं चाय का पानी चढ़ा आई हूँ। अखिल बड़े अंतरंग अधिकार से एक तखत पर गाँव तकिया लगाकर अधलेटी मुद्रा में सिगरेट जलाने लगा। फिर उठकर उसने बड़ी तेज आवाज़ में टीवी लगा दिया। प्लीज़ अखिल, कम कर दो जरा, मुझे टीवी से ही एलर्जी है। फिर ये मनहूस मॉर्निंग ट्रांसमिशन तो मैं देख ही नहीं सकती। इतनी ज़ोर से क्यों लगाया है? वॉल्यूम कम कर दो प्लीज़ अखिल। उसने चाय नाश्ता मेज पर धरा और एक हाथ से ललाट पर झुकाई बालों की लट हटा हंसती खड़ी हो गई।
अखिलेश ने वॉल्यूम को और तेज कर दिया और वो चक्कर बैठ गया। जानबूझकर ही तेज किया है मैंने। भोली कालिंदी तब भी नहीं समझी। उसने दोनों हाथों से कान मूंद लिए और उसी मुद्रा में किचन की ओर जाने लगी। वो मुड़ी ही थी कि चील की भांति झपट्टा मार उस दुस्साहसी पाहुने ने दबोच लिया था। अब समझ में आया मैंने वॉल्यूम तेज क्यों किया था। ओह कालिंदी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम जानती हो, जब तुम थर्ड ईयर में थी तभी से तुमने मेरी नींद हराम कर दी थी। कालिंदी एक क्षण को स्तब्ध रह गई थी। फिर उसने अपनी समस्त शक्ति लगा अपने को उस लौह बाहुपाश से छुड़ा लिया था। उसकी आंखों से आग की लपटें सी निकल रही थीं। उसके जबरदस्त धक्के से लड़खड़ाता अखिलेश उसी तखत पर जा गिरा था जहां से वो उठा था। छी छी अखिल, तुम इतने नीच हो गए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वो दीन विगलित स्वर में गिड़गिड़ाता उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया था। प्लीज़ कालिंदी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं सब कुछ भूल गया। माधवी अभी आती ही होगी, उससे कुछ मत कहना कालिंदी। तुम उसे जानती हो, वो बेहद इमोशनल लड़की है, कहीं कुछ कर ना बैठे। ठीक उसी समय घंटी बजी। माधवी आ गई थी। कालिंदी के दोनों आरक्त कपोल गर्म स्त्री से दहक रहे थे। क्या सोचेगी वो उसे इस अवस्था में देखकर। फिर उसने साहस कर द्वार खोल दिया। माधवी ने पहले तखत पर बैठे अपने प्रणयी को नहीं देखा। कैसी फब रही है तुझ पर ये साड़ी। सच कहती हूँ कालिंदी, पुरुष होती तो इसी क्षण तुझे बाहों में भींच कर तेरा कीमा बना देती। तुम एकदम ठीक कह रही हो माधवी। वो मुंह जोड़ चाय की चुस्कियां लेता बड़ी बेहयाई से मुस्कुरा रहा था। यही तो मैं कालिंदी से अभी कह रहा था, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो कालिंदी। कालिंदी को लगा अचानक उसके शरीर का समस्त रक्त तुंग शिखर पर पहुंच उसकी मस्तिष्क सिराओं को झंझनाता नोचता उसकी कनपटियों पर हथौड़े चला रहा है। अरे तुम कब आए अखिल, तुम तो आगरा गए थे ना, अपने विदेशी मित्रों को ताज दिखाने। वही ताज तो मुझे ले बैठा माधवी। उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा तो कालिंदी का पिद्दी का सा कमजोर कलेजा फिर धड़क उठा। अब कहीं अपने ही मुंह से तो सब कुछ नहीं उगल देगा भागा। पर उस बेहया ने अपने दोनों पैर ऊपर उठा लिए और पालथी मारकर बड़े इत्मीनान से बैठ गया। ताज देखने के बाद मैं अपनी मुमताज को देखने व्याकुल कैसे ना होता। और फिर उसने बड़ी अंतरंग आत्मीयता से माधवी को अपने पास ऐसे खींच लिया कि वो क्या करते हो क्या करते हो कहकर उसकी गोद में लुढ़क पड़ी। उसी क्षण पुरुष मात्र की शत्रु बन बैठी थी कालिंदी। छी छी, ऐसी प्रवंचना, थोथे प्रेम का ऐसा ओछा प्रदर्शन क्या कभी नारी कर सकती है। माधवी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे? कहाँ? मेरठ से बुआ आई हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है। आज रात की गाड़ी से जा रही हैं। कहा है तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। जल्दी से तैयार हो लो। आप भी चलिए ना डॉक्टर पंत। फिर वो बड़ी विनम्रता से कालिंदी की ओर मुड़ा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। हाँ चलना कालिंदी, रात को तो लौट ही आएंगे। माधवी ने बड़ी ललक से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं माधवी, मैं तो वैसे भी आज जा ही रही थी, कुछ पहले चली जाऊंगी तो मुझे सुविधा ही होगी। देर से पहुंची तो दूध वाला, ब्रेड वाला, नौकरानी सब ताला देखकर लौट जाएंगे। दोनों को वहीं छोड़ वो फिर अपना बैग लेकर तेजी से बाहर निकल आई। घर पहुंचते ही वो सीधी पलंग पर कटे वृक्ष सी दह गई। छी छी, उस नीच कामातुर व्यक्ति का स्पर्श उसे अभी भी डंक दे रहा था। माधवी, निष्कपट भोली माधवी, क्या कभी उसके साथ रह पाएगी। उन दोनों की वर्षों की मैत्री क्या उससे यह आशा नहीं करती थी कि वो उसे सब कुछ बता दे। क्या उसका ये कर्तव्य नहीं था कि समय रहते वो अपनी प्रिय सखी को उस कुटिल व्यक्ति के प्रति सचेत कर दे। छी छी, जब उसने अपनी भावी पत्नी की सबसे अंतरंग सखी के साथ ही ये बेहूदी हरकत करने का दुस्साहस किया तो वो औरों के साथ क्या करता होगा। एक बार उसने उसे एक बदनाम नर्स के साथ ऐसे ही हंसते बतियाते देखा और माधवी से कह दिया तो उसी में बरस पड़ी थी। यू डोंट नो हिम, ऐसा जिंदा दिल इंसान है। तुम तो मेरी दादी की सी बातें करने लगी हो कालिंदी। डॉक्टर है तो नर्सों से भी बात करनी ही पड़ेगी, कौन सा अंधेर हो गया। और फिर उसने कभी कुछ नहीं कहा। पर इतनी बड़ी बात उससे छिपा गई तो वो भी अपने को क्षमा कर पाएगी। पर कैसे कहे, कहीं अखिलेश ने झूठ मूठ उसे ही लपेट लिया तब। अपनी छवि अम्लान बनाए रखने के लिए वो ऐसा भी तो कर सकता था। वो तो फिर अपने प्रेमी का ही विश्वास करेगी। पूरी रात उसने इसी उधेड़ बुन में काट दी थी, कहे या चुप रहे।
जब पहले कभी दोनों में नारी मुक्ति आंदोलन को लेकर बहस चलती तो वो हमेशा माधवी से उलझ पड़ती थी। यदि आज नारी पुरुष के समकक्ष खड़ी होने का दावा करती है तो फिर क्यों अपनी समस्याएं स्वयं नहीं सुलझा पाती? क्यों अभी भी घर्षिता शोषिता नारी समाचार पत्रों का समर्थन चाहती है? क्यों प्रधानमंत्री का जहांगीरी घंटा बजाने भागती है? अपराधी को तत्काल स्वयं दंडित नहीं कर पाती? याद है उस बार उस सामूहिक बलात्कार की शिकार उस सुशिक्षित युवती ने कैसे दबाव में आकर दूसरे ही दिन अपना बयान बदल हमारी मेडिकल रिपोर्ट झूठी बना दी? वहीं पर मेरी नौकरानी की लड़की ने स्वयं अपने अपराधी को दंडित करने का साहस किया तो मजाल था कि अपराधी आज तक सर उठा पाया हो। निपट गंवार अनपढ़ वो किशोरी एक प्रख्यात आर्किटेक्ट के यहाँ बर्तन मलती थी। उसकी पत्नी मायके गई थी। दोनों लड़कियां अपने ससुराल में थीं। बुजुर्ग गृहस्वामी की गलित पलित केश दंत पंक्ति देखकर ही निश्चिंत हो मेहरी ने उसे वहां काम पर लगाया था। गृहस्वामी ने जैसी कुचेष्टा करने का दुस्साहस किया उसका उचित पुरस्कार भी उन्हें उस तेज तर्रार लड़की ने तत्काल दे दिया था। बस हमने राख से सना कलछुल उठाया और दे मारा साहब के सर पर। खून टपकते सिर को थाम वहीं भन्न से बैठ गया बदजात। ये है नारी मुक्ति माधवी। ये नहीं कि टके में बिकने वाली सस्ती पत्रकारिता का दामन थाम स्वयं ही अपराधनी बन जाने की संभावना की खाई में कूद पड़े। क्यों आज भी नारी अपनी समस्त प्रताड़ना शोषण की लज्जा को कंठ में ही घुटक कर चुप रह जाती है? यही कारण है पुरुष अब भी जबरा मारे और रोनी भी ना दे कहावत को चरितार्थ करता है। कितनी बार तो हम सुनते हैं वो लड़की बड़ी फास्ट है, किसी राजनीतिक दल ने उकसाया होगा। उस बुढ़ापे में भला फला सज्जन उसे छेड़ेंगे? या फला परिवार को हम जानते हैं जी, निहायत शरीफ लोग हैं, वे भला दहेज के लिए बहू को जलाएंगे? किस बात की कमी है उन्हें? बहू का किसी से विवाह से पहले ही संबंध था। मिट्टी का तेल डालकर खुद तो जली ही अपने बेकसूर ससुराल वालों को भी फंसा गई। यही कारण है कि बदनामी से डरकर नारी स्वयं ही कलुष के मल को राख से ढक जानबूझकर मुंह फेर लेती है। पर देख लेना माधवी, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो वहीं पर राख से सना कलछुल मारने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगी। पर कहाँ मार पाई थी राख से सना कलछुल? क्या उसने भी अपनी लज्जा स्वेच्छा से ही कंठ में नहीं घुटक ली थी? अखिलेश को जानती थी। कहीं उसने कह दिया कि अकेले में कालिंदी ही सिंहिका बन उसे ग्रसने आई थी तब? कोई साक्षी तो था नहीं। नहीं, वो चुप ही रहेगी। पर वो अब कुछ दिनों तक माधवी से एकदम नहीं मिलेगी। कहीं कुछ मुंह से निकल गया तब? उससे बचने का एक ही उपाय था, वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर पहाड़ चली जाए। उसने वही किया। वहाँ रहकर माधवी से भी कुछ नहीं कहा तो अखिलेश समझेगा कि वो उससे डर गई है और इस डर को वो कहीं अपनी जीत न समझ बैठे। दूसरे ही दिन वो छुट्टी की अर्जी देकर बिना माधवी को कुछ बताए पहाड़ चली गई थी। जब वो बिना किसी पूर्व सूचना दिए हाथ में सूटकेस लटकाए घर पहुंची तो हीटर के पास बैठी अन्ना हड़बड़ा कर उठ गई थी। हाय मैं मर गई, अरे चेली एक तार तो कर दिया होता, देवी लेने आ जाता। अरे मंजली देख तो कौन आया है। और भागकर मामी उससे लिपट गई तो उसे लगा आतप से झुलसा उसका शरीर मन दोनों देवद्रुम की शीतल छाया पाकर ठंडा गए हैं। तार क्यों नहीं किया री? मामी ने भी अम्मा का उल्हाना दोहराया तो हंसकर कहने लगी, तार क्या आजकल वक्त से पहुंचते हैं मामी? करती भी तो शायद मेरे दिल्ली लौटने के बाद मिलता। अल्मोड़ा तो एकदम सभ्य हो गया है अम्मा, पहचान में नहीं आता। हम भी उसकी पहचान में नहीं आते बेटी। ना अब यहाँ धोबी जुटते हैं ना नौकर। अभी तक तो हमें कोई बर्तन मलने वाली भी नहीं जुटी। तेरी मामी ही करती हैं सब। मामी ने गर्म चाय का गिलास थमाया तो हंसकर कहने लगी, नहीं अम्मा, अल्मोड़ा नहीं बदला, जरा भी नहीं। बदला होता तो ऐसे स्टील के गिलास में चाय थोड़ी ना मिलती। क्यों मामी, कहाँ गए तुम्हारे बोन चाइना के प्याले, चांदी की केतली, चीनी दानी, दूध दानी? कैसे कायदे से चाय पीती थी मामी। चांदी की ट्रे पर नित्य नवीन बिछाया गया लेस लगा ट्रे क्लॉथ, टीकोजी से ढकी केतली और पीने से पूर्व गर्म जल से खंगाले गए नाजुक प्याले। अब वो अल्मोड़ा कहाँ रह गया है कालिंदी? एक लंबी सांस खींचकर अन्ना ने आंचल से अपना गिलास थाम कर कहा, इसी शहर में टके के 2 नौकर बिकते थे। भले ही तनख्वाह ना हो, 2 जून की रोटी भात दाल में ही खुश, चाहे उन्हें फिर 6 महीने में ही वो रोटी लग जाती थी। तेरे बाबू कहा करते थे, भड्डू दाल दाल कर बरे ऊनी, जो जो कूने जानी। मतलब बटलोई की दाल दाल कहते आए हैं और फिर पत्नी पत्नी की रट लगा कर चले जाते हैं।
एकदम ठीक कहते थे बाबू। हमारे यहाँ न जाने कितने मदनिया मौनिया बिस्नुआ सीख सी देह लेकर आए और भीम बनकर साल ही भर में शादी करने घर चले गए और वहीं के हो गए। उस सोबनिया की याद है तुझे? कानों में सोने के बटन पहनता था। हाँ हाँ, पर वो काम कहाँ करता था अम्मा? दिन भर तो तीनों मामाओं के साथ पतंग उड़ाता रहता था। अरे वही, अब देखेगी तो पहचान भी नहीं पाएगी। बाबू ने ही उसे ढीठ को देवी के स्कूल में भर्ती करा दिया था। इंटर किया, बीए किया, फिर एमए पास कर आईएएस भी बन गया। हाय अम्मा, सच? और क्या झूठ? मैंने इस बार देखा तो लगा सपना देख रही हूँ। हे भगवान, क्या ये वही सोबनिया है जो कोर्ट की वहाँ से नाक पूछता था? पर एक बात कहूँगी, तेरे मामा के सामने खड़ा ही रहा, कुर्सी पर नहीं बैठा। तुझे बहुत पूछ रहा था। कहाँ है अम्मा? मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। चला गया, कोटा में है, किसी जज साहब की बेटी से विवाह कर लिया है। उसकी बैचमेट थी, अब तो एक बेटा भी है। लगता है अम्मा हमारे नौकर ही ऊपर उठ रहे हैं, हम धीरे धीरे धरातल में धंसे जा रहे हैं। द्वार खुलकर देवेंद्र खड़ा हो गया तो वो भाग कर उससे लिपट गई। अरे ये कहाँ से आ गई? क्यों री, कैसे आई? बस से या ट्रेन से? खबर क्यों नहीं की? सबर सबर मामा, जब से आई हूँ तब से प्रश्नों से ऐसी ही बिंधी जा रही हूँ, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्रव्यूह में घिरी प्रधानमंत्री हूँ। आ गई हूँ, क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? है क्यों नहीं, पर हम तेरे स्वागत की तैयारी तो करते। आपने क्या कम तैयारी की है मामा? आई मस्ट से यू आर ग्रेट मामा, सिंपली ग्रेट। घर को तो आपने महल बना दिया है। पर तेरी मामी तो अभी भी खुश नहीं है री। कौन कहता है मैं खुश नहीं हूँ? बस यहाँ के रूखे लोगों से शिकायत है मुझे। न जाने कैसे उखड़े उखड़े रहते हैं ये अल्मोड़िए। कई जगह जा चुकी हूँ, कोई आता ही नहीं। ये क्यों भूल जाती हो मजली? मामा ने हंसकर कहा। इतने बरसों तक हम भी तो इस शहर से उखड़े उखड़े रहे। अब यहाँ के लोग हमें स्वार्थी भगोड़े समझते हैं। उनकी भाषा में हम देसी बन गए हैं। बहुत हुआ तो 4-5 साल में एक बार आ गए। जनू, गहत भट्ट, बाल सिंघौड़ी बटोर फिर चले गए। सरकारी सेमिनार के विशुद्ध सरकारी पाहुने बनकर ही तो आते हैं हम पहाड़ी अफसर। सरकारी अतिथिशालाओं का आतिथ्य ग्रहण कर भूले भटके आत्मीय स्वजन मिल गए तो नमस्कार नमस्कार किया, नहीं तो उलाहना मिलने पर कह दिया। क्या करें, मीटिंग से ही फुर्सत नहीं मिली। ना अपने बच्चों को ही अपनी भाषा सिखा पाए हैं, ना आचार व्यवहार। कितने पर्वत पुत्र आज चरण तल नमस्कार का व्याकरण समझते हैं। हाय हल्लो, या बहुत हुआ तो बड़ी अनिच्छा से 2 हाथ जोड़ लिए। क्यों जी, क्या नहीं सिखाया हमने? मंजली ने तुनक कर कहा। हम पहलागा कहना भूल गए हैं क्या? पूजा पाठ धर्म कर्म श्राद्ध क्या नहीं मनाते हम? हरेल डोर दुबज्जोड़ा बगवाली कौन सा तीज त्यौहार नहीं मनाया जी हमने? अच्छा बताओ तो, खत दुबा मनाया है कभी? देवेंद्र रह रहकर उसे उकसाने पर तुला था। वो क्या होता है मामा? देखा दीदी, तुम्हारी बेटी पूछ रही है वो क्या होता है। इन्हीं छोटी छोटी भूलों का दंड पहाड़ अब हमें दे रहा है। उसके लिए तो उसका हर त्यौहार 1.25 लाख का होता है। जानती है चढ़ी, जब हम छोटे थे तो यही त्यौहार हम कितनी धूमधाम से मनाते थे। पूछ अपनी माँ से। दूर दूर की पहाड़ी चोटियों पर मशालों से जलते अग्नि स्तूप और चीखते चिल्लाते बड़े बूढ़े बच्चे, भेल्लो जी भेल्लो भेल्लो खतडुआ, लंबे लंबे डंडों में बंधे हरी कच्ची ककड़ी के नन्हे फुल्लियों, फिर वही प्रसाद के रूप में बांटे जाते। एक बार नरिया आग पीटने में पूरी हथेली जला बैठा था, याद है दीदी? बाबू कैसे बिगड़े थे, पर उसे कहाँ थी परवाह। वो तो नाच नाच कर गा रहा था। भेलो जी भेलो भेलो खड्डुआ, गे की जीत खड्डुए की हार, खतरू लागो धीरे धार। अम्मा और मामा को ऐसे खिलखिलाते कालिंदी बहुत दिनों बाद देख रही थी। फिर वे उसी की ओर मुड़े। क्यों री, कितनी छुट्टियां हैं तेरी? बस 4 दिन, इतवार को चली जाऊंगी। इसीलिए काठगोदाम से रिटर्न टिकट लेकर आई हूँ। इतने कम दिनों के लिए आई ही क्यों री? अम्मा ने कहा तो वो बोली। देखा मामा, ना आती तो कहती आई नहीं, अब आई हूँ तो कहती है क्यों आई। चलूँ नहा लूँ, फिर कुछ खाने को दो मामी, बेहद भूख लगी है। कहीं एक कुल्हड़ चाय भी नहीं जुटी। अम्मा बड़े उत्साह से खड़ी हो गई। जा नहा धो ले, अब तो गुसलखाने में 24 घंटे पानी रहता है। नहा धोकर वो फिर हीटर खींचकर मामा से सटकर बैठ गई। हाँ तो भांजी, कैसी चल रही है तेरी नौकरी? माधवी कैसी है, उसे भी साथ ले आती। माधवी के नाम से ही कालिंदी का चेहरा म्लान हो गया। फिर अपने को संयत कर हंसी। वो कैसे आती मामा, उसकी शादी है अगले महीने।
क्यों, माँ बाप राजी हो गए क्या? नहीं, पर वो कहती है वो उनकी अनुमति की अब और प्रतीक्षा नहीं करेगी। माधवी की शादी की संभावित तिथि सुनकर देवेंद्र सोच में डूब गए। कालिंदी तो अब दिल्ली में एकदम ही अकेली रह जाएगी। अन्नपूर्णा थालियों में खाना परस कर वहीं ले आई थी। यहाँ? आश्चर्य से कालिंदी ने पूछा। मामा, क्या आप सबने अदब कायदे दिल्ली में ही छोड़ दिए? और क्या बेटी, जो मज़ा यहाँ हीटर के पास बैठकर खाने में है वो मेज में कहाँ। बल्कि मैं तो अक्सर चौके में ही पटला डालकर बैठ जाता हूँ। तेरी मामी गरम गरम रोटी तवे से निकाल सीधे मेरी थाली में उछाल देती है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं, राइट फ्रॉम द फ्राइंग पैन। कालिंदी उस दिन एक के बाद एक न जाने कितनी रोटियां खा गई थी। बाप रे, कैसी भूख लगती है यहाँ। खाकर अम्मा के बगल में लेटी तो ऐसी नींद आई कि सूरज उगने पर भी सोती ही रही। दूसरे दिन भी वो सोई ही रही और मामा अपने मित्र वसंत मामा की बीमार पत्नी को देखने निकल गए। लौटे तो दिन चढ़ाया था। क्यों, आप इतनी सुबह कहाँ चले गए थे मामा? कोहरा भी नहीं छटा था। वसंत मामा की पत्नी बहुत बीमार है कालिंदी, लकवा पड़ गया है, उठ बैठ भी नहीं सकती। हाय, वो तो एकदम मोटी तगड़ी थी और कितनी सुंदर थी अम्मा। अब कहाँ रह गई है वैसी? तू भी कल मामा के संग देखा ना। पहचानती तो अभी भी है, बस बोल नहीं सकती। तुझे देखकर खुश हो जाएगी। कितना प्यार करती थी तुझे। चढ़ी नाम तेरा उसी ने तो धरा था। दूसरे दिन वो मामा के साथ लाल मामी को देखने पहुंच गई थी। कभी मामी के रंग के कारण ही उसका यह नाम पड़ गया था। किसी की लाल मामी थी तो किसी की लाल चाची और किसी की लाल भाभी। लाल मामी आंगन में ही एक झूले सी पलंग पर पड़ी थीं। हड्डियों का ढांचा, दोनों ओर से बहुत भीतर धंस गई कनपटियाँ, सूखे होठों पर पपड़ियाँ और चीकट से तकिए पर लटकी उनकी बेजान बटेर सी गर्दन। छी छी, इतने वर्षों से विदेश में प्रवासी पुत्र माँ की इस दुरावस्था में भी उसे देखने नहीं आ सका। वहाँ की प्रथा अनुसार तो वो नित्य ही लगभग नई नई चादरें ट्रैश कैन में फेंक देता होगा। यहाँ उसकी माँ जीर्ण शीर्ण बिस्तर पर पड़ी असहाय रिक्त दृष्टि से क्या अपने उसी खोए पुत्र को शून्याकाश में ढूंढ रही थी। लग रहा था बेटे ही के लिए हड्डियों के उस ढांचे में कहीं उनके प्राण अटक कर रह गए हैं। मामी, ओ लाल मामी, पहचाना मुझे? फिर बिस्तर से उठ रहे दुर्गंध के भभके को बरबस ठेलती वो उस कंकाल पर झुक गई थी। लाल मामी, बता तो मैं कौन हूँ? उसने बड़ी ललक से पूछा। वो क्या बोल सकती है चेली? बोल पाती तो तुझे देखते ही पुकारती, चढ़ी चढ़ी, पर तुझे पहचान लिया है देख। कुछ अवरुद्ध अश्रुजड़ित कंठ से वसंत मामा ने अवश पड़ी पत्नी की आंखों की ओर अंगुली दिखाई। आंखों की कोर पर विवश अश्रु बिंदु धसे कपोलों पर टपकने को तत्पर थे। उसने मामी का हाथ थाम लिया। बरसों तक काम करते करते घिस गई कांच की चूड़ियों में सामान्य सा स्पंदन हुआ। ये क्या पहचान की खनक थी? इन्हीं उंगलियों ने बचपन में कैसी कैसी केश सज्जाओं से उसकी मोटी चोटी को संवारा है। चोटी गूंथना लाल मामी की हॉबी थी। मोहल्ले भर की बहू बेटियों को इकट्ठा कर वो छप छप तेल ठोंकती, फिर उनकी चोटियाँ गूंथती, कभी ढीली, कभी कसी, कभी गढ़वाली, कभी नेपाली। तू तो अब डॉक्टरनी बन गई है चढ़ी, एक दिन अब अपनी मामी की जांच कर डाल। वसंत मामा देवेंद्र मामा से वयस में छोटे होने पर भी एकदम बूढ़े लगने लगे थे। खलवाट के बीच चमकती उनकी दूधिया चमड़ी और पोपला मुंह। क्यों नहीं मामा, आप मत घबराइए, एकदम ठीक हो जाएगी मामी। नहीं बेटी, उनका स्वर जैसे मीलों दूर किसी अभेद्य पाताल गुहा से चला आ रहा था। झूठी दिलासा मत दे बेटी, ये कभी ठीक नहीं होगी। इसकी चोट बहुत गहरी है। संतान ने ही गोली मारी है इसे। संतान की दागी गई गोली फिर चिता में हड्डियां चटकने पर ही निकलती है। तू कितनी ही बड़ी सर्जन क्यों ना हो, इसकी गोली कभी नहीं निकाल पाएगी। कालिंदी ने सिर झुका दिया। शायद ठीक ही कह रहे थे वसंत मामा। कई चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, लिखना तो नहीं चाहता था पर क्या करूँ, इसकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैंने यहाँ तक लिख दिया था कि अब देर की तो माँ का मुँह भी नहीं देख पाओगे, जिंदगी भर पछताओगे कपूत। आज ही चिट्ठी आई है कि मैं नहीं आ सकता। पहले किसी वैज्ञानिक की कॉन्फ्रेंस में वियना जाना है, फिर जेनेवा और फिर चीन। मेरा आना असंभव है। ईजा को आप दामी से दामी प्राइवेट नर्सिंग होम में रख दीजिए, पूरा खर्चा मैं दूंगा। देवेंद्र मामा चुपचाप सिर झुकाए ऐसे खड़े थे जैसे अपराधी वसंत का नहीं, स्वयं उन्हीं का पुत्र हो। रुपया ही क्या सब कुछ है रे देवी?
बसंत मामा ने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज हमारी संतान माँ बाप का प्यार भी रुपयों में खरीदना चाहती है। घूस लेने और देने की ऐसी आदत पड़ गई है इस पीढ़ी को कि माँ बाप को भी घूस देकर जीतना चाहती है। जितना चाहे रुपया ले लो, उपहार ले लो, मकान बनवा लो, पर हमारी सुख शांति में बाधा डालने की जुर्रत मत करो। हमारे दाल भात में मूसर चंद मत बनो। फिर कहते ही वे स्वयं खिसिया गए। कैसा मूर्ख हूँ रे मैं देवी, चाय के लिए भी नहीं पूछा। बैठ, मैं चाय ले आऊँ। नहीं मामा, अभी चाय पीकर ही तो आए हैं, तुम बैठो। कालिंदी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। तू भी चेली, ऐसा हो सकता है कि पहाड़ का कोई घर अपने पाहुनों को चाय पिए बिना जाने दे? एक गिलास चाय ही तो अब रह गई है हमारे पास। फिर ऐसा वैसा मत समझना अपने इस मामा को। उसके बेटे ने विलायत से उसके लिए बिजली की केतली जो भेज दी है। बड़े व्यंग से हंसते हुए वे भीतर चले गए। कैसा सीनिक हो गया है बसंत, मामा ने कहा। परिस्थितियां ही आदमी को सीनिक बनाती हैं मामा। मुझे मिलता पिंटू दा तो मैं चीर कर रख देती, शर्म नहीं आती उसे। उसके बाद उठते ही वो नित्य वसंत मामा के यहाँ जा मामी का हाथ मुंह धुला, बिस्तर साफ कर, चम्मच से खिला पिला कर ही लौटती। बाजार जाकर वो आधी दर्जन चादरें, गिलाफ, फीडिंग कप, बेड पैन सब कुछ लाकर रख गई थी। 2 ही दिन में लाल मामी की आंखों में चमक आ गई थी। उसे देखते ही वो खुशी से गों गों करने लगती। मामी के अकृतज्ञ सुदर्शन पुत्र के चित्र को मकड़ियों ने जाल से भरकर अपना स्थायी आवास बना लिया था। उसे यत्न से पोंछ पाँच उसने मामी के सिरहाने धर दिया, जिससे वो सामान्य सी गर्दन फेरने पर भी उसे देख सकें। पौत्रों के भेजे ग्रैनी गेट वेल सून के विभिन्न कार्ड उसने सजाकर दीवार पर टांग दिए। मामा, ये मिक्सी काम में क्यों नहीं लाते? उसने धूल जमी मिक्सी को साफ करते करते पूछा। धरे धरे खराब हो जाएगी। खीजे वसंत मामा ने तड़ाक से कहा, क्या पीसूंगी इसमें, अपना कलेजा या तेरी मामी का? वो समझ गई पुत्र को वे शायद कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ बेटी, अपनी अमेरिकन पत्नी और बेटों को लेकर वो कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। पहाड़ के खटमल जो उसकी पत्नी का सारा विलायती खून चूस लेंगे। कैसी बात करते हो मामा? कालिंदी ने हंसकर कहा। हाँ हाँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। उसने एक बार यही लिखा था, आना तो चाहता हूँ पर क्या करूँ बाबू, अल्मोड़े के खटमलों से डर लगता है। पिछली बार आया तो खटमलों ने खा लिया था। महीने तक एंटी एलर्जी गोलियाँ खानी पड़ी। आएगा तो यहीं रहना पड़ेगा। इसी घर में यहाँ जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है। अब तक अल्मोड़े में कोई 5 स्टार होटल भी तो नहीं बना जो वहीं बाल बच्चों को लेकर चला जाए। यही तो मूर्खता है हमारी। जब जानते हैं कि हमारे बच्चे अब सभ्य हो चुके हैं, अमेरिका जाना जब उनके लिए रानीखेत भीमताल जाने सा सुगम हो गया है, तो हमें यहाँ एक 5 स्टार तो बनाना ही चाहिए था। क्यों, है ना बेटी? वृद्ध मामा की सफ़ेद मूछें तक व्यंग से सतर हो गई थीं। फिर एक दिन तो वसंत मामा ने उसे चौंका ही दिया। जानती है चढ़ी, तू जब छोटी थी बहुत, तभी से मैं तुझे बहू बनाने का सपना देखने लगा था। मैं खूब समझता था कि मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज वो सपना पूरा हुआ होता तो तेरी लाल मामी की ऐसी दुर्दशा ना होती। कालिंदी ने आश्चर्य से उस सरल सौम्याकृत वृद्ध की ओर देखा और हंसने लगी। कैसी बातें कर रहे हो मामा? पिंटू दा को मैंने बगवाली का टीका किया है, राखी बांधी है। तूने ना भी बांधी होती तो मैं भी गंगू तेली क्या राजा भोज की भांजी को बहू बनाने का सपना पूरा कर सकता था पगली। उनका उदास कंठ स्वर सुन फिर बहस करने का कालिंदी को साहस नहीं हुआ था। तुम तो भारद्वाज गोत्री ऊंचे पंतों की पुत्री और मैं हूँ दया का दीनहीन ब्राह्मण। पहाड़ का जटिल कानून मेरी मुश्कें न बांध लेता। भले ही आज दीवान दाट जोशियों के वैवाहिक संबंध पाकिस्तान से ही क्यों ना हो गए हों, पर हमारी कठुआ पहाड़ी बिरादरी की रस्सी जलने पर भी ऐंठ अभी नहीं गई है। भले ही दूसरे गंधाते नाले का कीचड़ काई सना पानी पी लें, पर अपनी बिरादरी का विशुद्ध गंगा जल ही चाहिए उन्हें। कालिंदी चुपचाप बैठी सुनती रही। तब तू हाई स्कूल में थी। पिंटू उसी साल पढ़ने मद्रास ITI गया था। छुट्टियों में घर आया था। तेरी मामी इसी आंगन में तेरी चोटी बना रही थी। पिंटू माँ के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे आज भी याद है, काली शलवार पर लाल कुर्ते और मौजी के गुलाबी फुलवरी दुपट्टे में उस दिन साक्षात लक्ष्मी लग रही थी तू चढ़ी। आहा, कैसी नरैना लक्ष्मी की सी जोड़ी लग रही थी इनकी। मैंने मन ही मन सोचा और उसी पल जीभ काट अपने को फटकारा था। धुरे टुकड़िया ब्राह्मण झोपड़ी में रहकर महलों के सपने देखता है रे।
मैं तब क्या जानता था कि मेरा नादान बेटा भी यही सपना देखने लगा है। यहाँ तो उसे कुछ कहने की शायद हिम्मत नहीं हुई। मद्रास पहुँचते ही उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी। ईजा, तू कभी कभी मेरा रिश्ता लगाने की बात करती है। देख, अभी से बता दूँ, मुझे देवी ताऊ की भांजी कालिंदी बहुत अच्छी लगती है। बात लगाएगी तो वहीं लगाना, मैं और कहीं नहीं करूँगा। मैंने उसे लिखा, खबरदार, अब कभी ये बात जबान पर मत लाना। हम दया के जोशी हैं और वे हैं मलयारा के पंत। नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते, समझा। हमारे लिए लंबे खजूर का फल हैं वो। फिर हम जहाँ कहीं उसकी बात चलाते तो एक ही बात लिखता, चाहते हो पहाड़ का ही फल खाऊं तो कहे देता हूँ। 2 टके के काफल, हिंसालू, किलमोड़ी, मिलमोड़ी नहीं खा सकता मैं, खजूर ही खाऊंगा। और फिर ऐसे लंबे खजूर पर चढ़ अपना मनपसंद फल ले आया कि ना हमें फल ही जुटा ना लंबे खजूर की छाया। लाल मामी को स्पंज कर वो घर लौटी तो एक एक बात स्वयं स्पष्ट हो गई। पिंटू दा का उसे एक दिन एकांत में समर्पित गुलाब का फूल, उससे अपने लिए टर्टल नेक का स्वेटर बिन देने का अधिकारपूर्ण आग्रह कर उसने कहा था, तेरा बिना स्वेटर मैं फिर बक्से की तह में हमेशा सहज कर रख दूंगा री चढ़ी, 100 बरस तक ज्यों का त्यों धरा रहेगा। पर इस अल्हड़ अलमस्त किशोरी को तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। स्वेटर बिनूंगी ना ठेंगा, मेरे बोर्ड की परीक्षा है ना मार्च में, मेरी पास चली आया करना, सब पढ़ा दूंगा तुझे। उसने कहा तो पहली बार उसे अपने उस बाल सखा की आंखें देख ना जाने कैसा भय हुआ था। ना जाने ऐसे क्यों देख रहा था उसे, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। और फिर उसकी परीक्षा के दिन कड़कड़ाती ठंड में बर्फ फांदता अपने हाथ का बना कार्ड वो लजीला युवक उसके मामा को थमा गया था। मोती के से अक्षरों में लिखा था, विश यू ऑल द बेस्ट। जब वो मामा के साथ दिल्ली गई तब भी वो उसे विदा देने बस स्टैंड आया था। चुपचाप हाथ बांधे उस अल्पभाषी प्रणयी ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तीखे नैन नक्श वाला पिंटू दा, जिसके चश्मे के मोटे लेंस के नीचे और भी बड़ी लगती रसीली आंखें, मोती से उजले दांतों के निर्दोष बाल सुलभ हंसी और बेहद लंबी अंगुलियां, जिसकी अनामिका में वो चांदी में बंधी बड़ी सी मूंगे जड़ी अंगूठी पहनता था। ये लड़कियों की सी अंगूठी क्यों पहनते हो पिंटू दा? एक दिन उस मूर्खा ने उसकी प्रणय विकंपित अंगुली को पकड़कर अपना निर्दोष प्रश्न पूछ दिया था। बाबू ने पहना दी थी, तुम्हारे ही नाना ने तो पहनाने को कहा था। मैं बचपन में बहुत जिदियाया करता था ना, जो मांगू वही मिले, नहीं तो धात मतलब दांती लगवाना चढ़ जाती थी मुझे। अच्छा, फिर? उसने अपनी तीखी नाक कपाल में चढ़ाकर अल्हड़पन से पूछ दिया था, अब नहीं जिदियाते? उसी समय अम्मा उसके लिए चाय लेकर ना आ जाती तो शायद वो लजीला निवेदक अपने बचपन की धात निसंकोच होकर दोहरा देता। उपन्यास कालिंदी की शेष कहानी सुनिए अगले भाग 4 में।